हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज फिर से क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इस लेक्चर में हम सीखेंगे किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का बल आघूर्ण। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, घबराने का तो बिल्कुल नहीं, एकदम शानदार तरीके से हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं और इनको बारीकी से आपको फील करते हुए समझते हुए चलना है। समझते हैं कि कैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, फिर इसमें अगर हमारा कोई आवेश रखा है तो उसमें किस प्रकार से बल लगेगा और वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या बला है, ये सारी चीजें हम जानेंगे बहुत विस्तार से। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको समझने का सिस्टम क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे हुआ। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास प्लस का कोई आवेश है तो प्लस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस प्रकार का होता है, यानी कि आवेश से दूर, आवेश से दूर। लेकिन अगर यहीं पर हमारे पास माइनस क्यू आवेश है तो उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, आवेश की तरफ, आवेश की तरफ उसका वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो आवेश की तरफ होता है। प्लस वाले का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है आवेश से दूर। अब ये हमने आपको इसलिए बताया है कि हमारे पास जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये किसी आवेश के कारण उत्पन्न हुआ होगा। अब इसकी दो कंडीशन है, यहाँ पर कोई एक स्रोत आवेश होगा या तो इसको हम कर देते हैं क्यू डैश, स्रोत आवेश होगा यहाँ पर जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। या इसकी एक कंडीशन और हो सकती है कि इस तरफ कहीं माइनस क्यू डैश स्रोत आवेश हो सकता है। दो कंडीशन बनती हैं हमारे एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो या तो कोई स्रोत आवेश प्लस क्यू यहाँ पर होगा जिससे उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस से दूर इस तरीके से, या फिर यहाँ पर कोई माइनस का कोई स्रोत आवेश होगा जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उसकी तरफ है। तो ये तो हो गई वैद्युत क्षेत्र की बात। अब यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें E बराबर, तो हमने क्या सीखा, F अपॉन क्यू डैश। इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, F अपॉन क्यू डैश। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम F की बात करें, यहाँ से अगर हम F की बात करें तो F निकल के आता है Q इंटू ई, क्यू डैश इंटू ई, यानी इस वैद्युत क्षेत्र में जो बल है वो कितना है, Q इंटू ई। तो यहाँ से हमें एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि अगर हमें F निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र इंटू जिस आवेश पर बल लग रहा है, जिस आवेश के कारण बल उत्पन्न हो रहा, उसका अगर बल निकालना है तो Q इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र इंटू आवेश को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर अगर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर कहीं पर हमारे पास माइनस का क्यू आवेश है, तो इस पर बल किस डायरेक्शन में लगेगा। हमारा मेन मोटिव पहला क्या है, आपको बल की डायरेक्शन बताना। तो अगर हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है तो इस पर बल किस डायरेक्शन में लगेगा ये समझना। अब समझते क्या है कि जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, इससे वैद्युत क्षेत्र क्या जाएगा, इससे दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा, यानी इस दिशा में जाएगा, क्यू से दूर जाएगा। तो क्यू से जब दूर जाएगा तो इस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। यही अगर बात हम माइनस क्यू की करें तो माइनस क्यू का जो आवेश है, माइनस क्यू का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो उसकी तरफ होगा, उसकी तरफ होगा
और ये जो वैद्युत क्षेत्र है इससे विपरीत दिशा में है, यानी इस पर जो लगने वाला बल होगा इसके विपरीत दिशा में होगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर समझते हैं मेन मतलब क्या है। इसको हम दो तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस प्लस क्यू के कारण है, इस प्लस क्यू के कारण है। तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस दिशा में भगाएगा। ये क्या करेगा, दूर भगाएगा, इसको दूर भगाएगा, यानी कि इस दिशा में भगाने का काम करेगा। तो इस पर बल इस दिशा में लगेगा। इस माइनस क्यू को यू क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इस पर बल क्या लगेगा, इस दिशा में इस पर बल लगेगा। इस बात को ऐसे भी आप समझ सकते हो। एक और तरीका है इस बात को समझने का कि वैद्युत क्षेत्र इस माइनस क्यू के कारण भी हो सकता है। ये जो वैद्युत क्षेत्र है इस माइनस क्यू के कारण भी हो सकता है, क्योंकि ये इसकी तरफ है। तो ये जो माइनस क्यू है इस प्लस क्यू को क्या करेगा, अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। और ये जो माइनस क्यू है इसको क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा, यानी ये जो माइनस क्यू है इसको दूर भगाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो तीन तरह से इसकी डायरेक्शन को आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से अगर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है या धनावेश रखा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर बल लगता है। और अगर कोई ऋणावेश रखा है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। इस बात को आपको समझना होगा। अब इसको हम लिख लेते हैं अपनी भाषा में। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। पॉइंट नंबर वन क्या है, यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में धनावेश रखा हुआ है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। और इसी प्रकार से ऋणात्मक के लिए इसके विपरीत तरीके से बल लगेगा। और बल का परिमाण कितना होगा, बल F कितना होगा, F होगा Q इंटू E, यानी वो आवेश और वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या है, यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में ऋणावेश रखा हुआ है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा।
जिसका परिमाण F बराबर क्यू ई होगा। इसका भी क्यू ई होगा, उसका भी क्यू ई होगा, क्योंकि दोनों आवेश क्या हैं, एक प्लस का क्यू है, एक माइनस का क्यू है। तो प्लस माइनस से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो मतलब है डायरेक्शन से। दोनों का परिमाण बराबर है, इसलिए दोनों का बल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दो बातें आपको समझनी है। और ये दो बातें आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जो आगे का जो टॉपिक है आपका, कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के बल द्विध्रुव बल अघूर्ण की जो हम बात करेंगे आगे, तो उसमें इस इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहां आप इन चीजों को बारीकी से समझ सको, इसलिए हमने ये दो पॉइंट आपको बता दिए हैं, ताकि आसानी से आपको समझ में चीजों को आ जाए। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर समझना यह है कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र होगा, कोई भी वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वो वैद्युत क्षेत्र किसी न किसी आवेश के कारण ही उत्पन्न हुआ होगा। और हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण, यानी धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर जाता है, यानी आवेश से दूर जाता है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये इससे दूर है। ये जो वैद्युत क्षेत्र है हमारा, इस दिशा में है, इस दिशा में है। तो कहने का मतलब यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश होगा, या कोई धनात्मक आवेश होगा, जिसकी वजह से ये वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ये वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, तो यहाँ पर कोई ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश होगा, जिसके कारण उसकी तरफ है। तो ये दो कंडीशन हो सकती थी। तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास क्यू आवेश रखा हुआ है, धनात्मक आवेश रखा हुआ है, तो उस पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर कोई ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है, तो उस पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। कारण ये है कि यहाँ पर कोई प्लस आवेश है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र ये माइनस को आकर्षित करेगा, प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। यही नियम इस पर लागू होता है कि यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस को आकर्षित करेगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं, अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि F अगर है, तो F की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू ई। ये मेन पॉइंट है, और ये आपको लिखना होगा, याद कर लो। तो कहानी शुरू होती है अब वैद्युत द्विध्रुव से। अब हम इसको इरेज कर सकते हैं। अब आगे की बातें आप लोगों को समझ लें और इसका कल्पना कर लें। मैंने आपको बता दिया है, तो ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा। इस तरीके से अब मान के चलते हैं कि इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2a, 2a। एक माइनस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझनी होगी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा, एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। तो इसको विस्तार पूर्वक लिखते हुए चलते हैं, ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो, आसानी से चीजों को हैंडल कर सको।
एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव पर बल आघूर्ण बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है, इसी को आज हम लोग क्लियर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, बहुत बार आया है। तो जैसे जैसे हम आपको बताते हैं वैसे वैसे आपको एग्जाम्स में भी डेरिवेशन करके आने हैं, और बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों को करना क्या है, फील लेते हुए चीजों को चलना है। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण ही तब होता है जब एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस हो, लेकिन बराबर आवेश हो। तो इसके बीच की दूरी 2a है, और ये वैद्युत क्षेत्र से ऐसा समझ लो, वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? थीटा बनाता है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं कि आप लोगों को कंफ्यूजिंग ना लगे। इस तरीके से माइनस क्यू, इस तरीके से बना देते हैं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है किस एंगल पे? थीटा एंगल पर रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब एक बात बताओ कि इस प्लस क्यू पर जो बल लग रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लगेगा? इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस। इन दोनों आवेशों पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा बल, और प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी कि जो प्लस क्यू है वो किस दिशा में भगेगा? इस दिशा में। यहीं पर अगर हम देखें माइनस क्यू पर, तो माइनस क्यू पर जो बल लगेगा एफ, वो किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में लगेगा। क्या इसको फील कर पा रहे हो कि जो प्लस क्यू का जो आवेश है उस पर लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल, और जो माइनस क्यू है इस पर लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल। इस तरीके से दोनों आवेश क्या हैं? दोनों आवेश परिमाण में बराबर है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, क्योंकि F बराबर ये क्या होगा? Q इंटू ई, और F बराबर ये क्या होगा? Q इंटू ई। यानी दोनों का क्या है? परिमाण बराबर है। अब इसको लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, भाषा में। कैसे लिखोगे? माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में चित्रानुसार एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है।
थीटा कोण पर रखा गया है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो, भाषा को अपने लिखना है कैसे, जिस प्रकार से आप चित्र को बनाते चले जाएंगे, जिस प्रकार आप चित्र में करते चले जाएंगे, जिस प्रकार आप चित्र में फील लेते चले जाएंगे, उसी फीलिंग को आपको यहाँ पर उठा के लिख देना है और धीरे धीरे प्रोसेस कंप्लीट होता चला जाएगा और आपका डेरिवेशन, आपके डिफिनीशन जो भी होगा, सारी चीजें कंप्लीट होती चली जाएंगी। इसमें ज्यादा कुछ परेशान होने वाली दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर थीटा कोण पर रखा गया, अब लिखोगे प्लस क्यू के कारण, एक वैद्युत द्विध्रुव, इसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो प्लस क्यू के कारण बल F बराबर Q इंटू ई। चाहो तो यहाँ पर लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए, F प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू के कारण ये बल क्या होगा, बल F बराबर Q इंटू ई, तथा माइनस क्यू के कारण बल F माइनस क्यू बराबर क्या होगा, Q इंटू ई। अब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि दोनों का जो परिमाण है वो क्या है बेटे, बराबर है। दोनों का परिमाण बराबर है, तो जब दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा में विपरीत है, दिशा में क्या है, विपरीत है, उसकी दिशा वो है, इसकी दिशा ये है, दोनों की दिशा विपरीत है, तो इनका जो बल, नेट बल होगा वो क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो यही बात आपको उठा के इसमें रख देनी है। बल F माइनस क्यू बराबर Q इंटू ई। तो लिख लो बल F प्लस क्यू तथा बल F माइनस क्यू दोनों का परिमाण बराबर होने का, तो ऐसा लिख लो कि बल F प्लस क्यू व बल F माइनस क्यू का परिमाण बराबर व दिशा में विपरीत, दिशाओं में एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से विपरीत है। तो जब विपरीत है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे, विपरीत हैं, अतः नेट बल F बराबर जीरो, नेट बल क्या होगा, जीरो होगा। अब कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि इसकी कहानी खत्म हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इसकी कहानी शुरू हुई है। यहाँ जन्म लेगा अब बल अघूर्ण यानी कि टाउ जी, यानी टाउ। तो बल अघूर्ण का मतलब समझना है यहाँ पर तुम्हें किस तरह से, F बराबर क्यू ई इस डायरेक्शन, F बराबर क्यू ई इस डायरेक्शन, दोनों बल बराबर हैं, दिशाओं में विपरीत है, नेट बल जीरो हो गया। लेकिन क्या एक्चुअल में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? फील करो इसको, कोई चीज ऐसे रखी हुई है, ऐसे कोई चीज ऐसे रखी हुई है और इसको फिर ऐसे खींचोगे तो क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? मान लो ये पेन ऐसे रखा हुआ है, ऐसे,
और एक बल यहाँ पे लगेगा ऐसे, और एक बल ऐसे लगेगा। दोनों को जब दोनों को बल लगाओगे तो ये चीज ऐसी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये घूमेगी, क्या हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। और ये जो घूम गई इसी को कहते हैं बल अघूर्ण। इसी को क्या कहते हैं, बल अघूर्ण। यही जन्म होता है आपके बल अघूर्ण का। यानी कि ये जो सिरा है, ये जो सिरा है ये ऐसे घूमेगा, और ये जो सिरा है ये ऐसे घूमेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे जन्म होता है बल अघूर्ण का। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अब देखो यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, अंतर क्या है, तो यहाँ पर लिखोगे नेट बल F बराबर 0, परंतु 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 देखो बेटे, लैंग्वेज को अपने बहुत ही सरल, समझ आने जैसी, और जैसा जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा वैसा आपको लिखना है, वैसा वैसा ही लिखना है, ज्यादा ढेर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखोगे क्या, परंतु F प्लस क्यू व F माइनस क्यू की क्रिया रेखाएं, क्रिया रेखा अलग अलग हैं, क्रिया रेखा अलग अलग है। अब ये क्रिया रेखा क्या भला है, इसको समझते हैं। क्रिया रेखा देखो, ये जहां पर आवेश है, ये जहां पर आवेश है यहाँ पर है, तो इसकी ये क्या है, इसकी ये क्रिया रेखा है, इसकी ये क्रिया रेखा है। और ये जो आवेश है, ये जो आवेश है, ये जो आवेश रखा है, ये इसकी क्रिया रेखा 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 है। अब ये अगर ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे ऐसे बिल्कुल, तो इन दोनों आवेशों की क्रिया रेखा, यानी दोनों बलों का जो क्रिया रेखा होगी वो एक जैसी होगी, सेम होगी, यही होगी। लेकिन ये टिल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो इनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो जाएगी। इन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होंगी। जब क्रिया रेखा अलग अलग होगी तो बल ऐसे लगेगा, ये घूमेगा तो बल अघूर्ण पैदा होगा। यानी कि एक चीज ये सामने आती है, अगर दो बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं तो बल अघूर्ण उत्पन्न करेंगी ही। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर लिख सकते हो, किस तरीके से लिखोगे, परंतु प्लस F प्लस क्यू व F माइनस क्यू की क्रिया रेखा अलग अलग हैं, इसलिए इसलिए नेट बल अघूर्ण, नेट बल अघूर्ण शून्य नहीं होगा। अब ये बात तो आप लोगों को फील हो ही गई होगी कि शून्य कैसे होगा। देखो, जब कोई चीज घूमती है, जब कोई चीज घूमती है बल के कारण, तो वो क्या पैदा करती है, बल अघूर्ण पैदा करती है। कोई चीज सीधी है, कोई चीज सीधी है और उस पर बल लग रहा है ऐसे ऐसे, उस तरफ से भी इस तरफ से भी, तो वो घूमेगी नहीं, या तो उधर जाएगी या तो इधर आएगी।
ठीक है, क्योंकि वो 0 डिग्री पे बल लग रहा है। या तो उधर खिसकेगी, उधर ज्यादा बल है, उधर खिसकेगी, इधर ज्यादा बल है, इधर खिसकेगी, घूमेगी नहीं इस तरीके से। लेकिन अगर इस तरह से रखी हुई है चीज और बल लग रहा है एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो चीज ऐसे घूम गई, और ये घूम गई तो यही बल घूर्ण है। यही घूमना ही तो इसका बल घूर्ण है। ठीक है, तो इसका बल अघूर्ण शून्य नहीं होगा। और इसका बल अघूर्ण कितना होगा, तो वो लिखना है आपको। बल अघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा, बल इंटू क्रिया रेखा रेखाओं के मध्य दूरी, क्रिया रेखाओं के मध्य दूरी, ये होता है हमारा बल अघूर्ण। अब देखते हैं क्रिया रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है। क्रिया रेखा के मध्य दूरी, अब एक क्रिया रेखा कहाँ है, ये है यहाँ से, और एक ये है क्रिया रेखा। दोनों के बीच की मध्य दूरी मतलब सीधा मिलाना पड़ेगा, ऐसे मिला दिया सीधा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर यहाँ से क्यों नहीं मिलाए, क्योंकि यहाँ से मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, हमको इसका परिमाण यानी इसकी जो वैल्यू है निकालने में दिक्कत होगी। तो इसकी वैल्यू भी तो हम लोगों को निकालनी है, क्योंकि अभी तो इसका फार्मूला बनाया है, इसकी वैल्यू भी तो निकालनी, परिमाण भी तो निकालना है टाउ का। तो इसको यहाँ से, ताकि ये एक ट्रायंगल बन सके और हमें इस जो मध्य की दूरी है दोनों क्रिया रेखाओं की, इसकी वैल्यू हमको निकाल मिल सके, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसकी जो हमने दूरी रखी उसको नाम दे दिया डी, उसका नाम दे दिया डी। अब यहाँ से एक ये बन गया समकोण त्रिभुज। कैसा समकोण त्रिभुज, हमारे पास है क्या क्या, लंब है और ये कर्ण है, दो चीजें हमारे पास हैं। तो लंब और कर्ण में हमें क्या प्राप्त होता है, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा। तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से करेंगे ये कि साइन थीटा बराबर डी अपॉन 2a। तो डी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, डी बराबर कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे डी की वैल्यू। अब बल अघूर्ण टाउ निकालते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू। तो टाउ क्या था, बल, तो बल कितना है, Q इंटू ई, बल कितना था, बल F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, कोई एक सा बल लेना, एक बल ले लेना, चाहे ये लो चाहे वो ले लो, क्योंकि एक द्विध्रुव के दोनों कोनों पर बराबर ही बल होगा। बल इंटू क्रिया और रेखाओं की मध्य दूरी, तो कितनी, Q E इंटू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब थोड़ा थोड़ा सा बैकअप चलो, तो बैक चलने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बैक चलने पे हमें प्राप्त होता है 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू, ये किसका फॉर्मूला होता था, 2a इंटू क्यू, ये किसका फॉर्मूला होता था, P का, किसका, P का। तो हमारे पास ये निकल के आता है PE साइन थीटा। तो बल अघूर्ण टाउ बराबर, बल अघूर्ण टाउ बराबर क्या निकल के आया, PE साइन थीटा। और अगर हम इसका सदिश रूप लिखें, सदिश रूप लिखें अगर इसका, तो सदिश रूप के लिए, तो सदिश रूप में अब देखो, जब दो चीजों के आगे साइन थीटा लगा हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, सदिश का क्या नियम था कि अगर दो सदिश हों A क्रॉस
बी लिखी हो तो उसको हम क्या कर सकते थे, ए बी साइन थीटा, यानी ए क्रॉस बी दो सदिश हैं ए और बी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता था, ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा का मतलब क्या हो सकता है, ए क्रॉस बी, तो इसका सदिश रूप क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा है, मतलब पी क्रॉस ई, ये इसका सदिश रूप है। बताइए यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई है क्या? एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव, जिसको हम किसके थीटा एंगल पर रख दिया, द्विध्रुव को थीटा एंगल पर रख दिया। द्विध्रुव के दोनों कोनों पर समान परिमाण के आवेश हैं। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, जिस एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव रखा हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर भी बल लगेगा, इस आवेश पर भी बल लगेगा। दोनों आवेश बराबर हैं तो दोनों कोनों पर लगेगा बराबर बल, दोनों कोनों पर लगेगा बराबर बल। प्लस पे लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस पे लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। दोनों बल बराबर हैं तो इनका जो नेट बल होगा, यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा, नेट बल होगा, वो तो आ जाएगा जीरो, वो जीरो हो जाएगा। दोनों का क्या है बल, दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, विपरीत दिशा में, बल जीरो आ गया, एफ नेट जीरो आ गया। क्या एक्चुअल में इस कंडीशन पर रखे हुए एक द्विध्रुव पर इस तरह से बल लग रहा है, ऐसे और ऐसे, बल लगने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्या? पेन रखा हुआ है ये, इसके इस छोर पर बल ऐसे लगे, इस छोर पर बल ऐसे लगे, ऐसे, तो ये इस तरीके से घूमेगा। बल लगा, नेट बल जीरो हुआ, लेकिन ये घूमा, तो यहाँ पर बल जीरो है, लेकिन बल का जो अघूर्ण है वो जीरो नहीं है। तो बल अघूर्ण है तो कितना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि बल अघूर्ण होता है बल इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी। अब क्रिया रेखा क्या है, तो जहां पर ये आवेश रखा हुआ है उस बिंदु की सीधी रेखा हम खींच देते हैं, तो वो उसकी क्रिया रेखा है, ये इसकी क्रिया रेखा है। इन दोनों के मध्य दूरी, इन दोनों के मध्य की दूरी, मल्टीपल क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी, इन दोनों के मध्य की दूरी हम निकाल लेते हैं। तो इस दूरी को मैंने मान लिया डी। अब ये जो ट्राइंगल बन गया, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या है, लंब है, कर्ण है। तो अब हमने क्लास 10th में पढ़ा था, लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। तो अगर हम कर दें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण डी बटे 2a, तो डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 2a साइन थीटा, यहाँ इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि 2a इंटू क्यू, यानी एक आवेश और द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है 2a, एक आवेश और 2a को मल्टीपल निकल के आता है p, यानी वैद्युत द्विध्रुव कोण। तो यहाँ पर लिख दिया p, e हमारे पास था p e साइन थीटा। अब दो सदिशों में अगर साइन थीटा लगा हो तो सदिश रूप लिखने के लिए हमें सिंपल सा क्रॉस लगाना होता है, यानी वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e बराबर होता है p e साइन थीटा। तो ये इसका सदिश रूप हो गया। अब हम इसमें लेते हैं केस। पहला केस, जब 0 डिग्री पर रखा हो, अभी तो हमने थीटा एंगल पे ले लिया है, अगर ये 0 डिग्री पे रखा हो, 180 डिग्री पे रखा हो और 90 डिग्री पे रखा हो, तो क्या क्या कंडीशन होंगी, क्या वैल्यू होंगी, मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होगी और मिनिमम वैल्यू कितने पे होगी, ये सारी चीजें हम अभी समझेंगे। इसको नोट कर लिया हो तो
देखो समझना है यहाँ पर, ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। हमारा केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो। तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो वैद्युत द्विध्रुव किस तरह होगा, इस प्रकार होगा, -Q +Q, इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव होगा। अब इस पर जो बल लगेगा इस दिशा में लगेगा, इस पर जो बल लगेगा इस दिशा में लगेगा। बल कितना होगा, Q इंटू ई इस पर, Q इंटू ई इस पर, और ये क्या है दिशा, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो केस नंबर 1 में थीटा बराबर 0 डिग्री, बल अघूर्ण टाउ की वैल्यू क्या है, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हरकत होगी, यहाँ पर क्यू ई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा 0। अब वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों की जो क्रिया रेखा है, इन दोनों की जो क्रिया रेखा है वो सेम है, इन दोनों की क्रिया रेखा सेम है। और जब क्रिया रेखा सेम होती है तो उनमें बल अघूर्ण 0 होता है, बल अघूर्ण 0 होता है। तो इस केस में बल अघूर्ण क्या होगा, बल अघूर्ण 0, बल अघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। अब इसी प्रकार हम अगर 180 की बात करें, दोनों में डिफरेंस समझना है, 0 में और 180 डिग्री में। एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये ई। अब ये हम रखते हैं 180 डिग्री पे, यानी कि +Q इधर -Q इधर, +Q इधर -Q इधर। अब एक बात समझो, ये जो +Q की डायरेक्शन है बल की वो क्या होगी, ये होगी। इस -Q की जो डायरेक्शन होगी बल की वो ये होगी, ऐसे, यानी कि ये इस तरफ लगेगा और +Q पे बल इस तरफ लगेगा। ये सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ क्या होगा, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन समझ में आ रही है क्या, कंडीशन ये है, ये जो +Q है इस पर बल इस दिशा में लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस पर इस दिशा में लग रहा है। अगर इसको जरा सा भी हम ऐसे घुमा दें, क्या कर दें, ऐसे या ऐसे घुमा दें, या फिर मान लो इसको हम इस तरीके से रख दें, कैसे, थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दें, तो इस पर बल कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, इस पर बल कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो जैसे हम अगर इसको थोड़ा सा घुमाएंगे ये खटाक से पूरा घूम जाएगा, ये क्या करेगा, खटाक से पूरा घूम जाएगा इस तरीके से। बताओ फील हुआ क्या, मान लो ये ऐसे रखा हुआ है और इस पर बल ऐसे लग रहा है, तो ऐसे हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम जो बल अघूर्ण होगा, मैक्सिमम जो बल अघूर्ण होगा वो ना इस पे होगा ना इस पे होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज तुम्हें पता होगी कि इस पर बल अघूर्ण 0 होगा, इस पर भी बल अघूर्ण 0 होगा, लेकिन ये क्या है, इस अस्थाई साम्य है।
अस्थाई साम्य का मतलब क्या है कि अगर हम इसको जरा सा भी टेढ़ा करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरा राउंड लगा के घुमा देगा। यानी कि अस्थाई साम्य है, यानी जरा सा भी टेढ़ा किया गया तो ये पूरा घूम जाएगा, क्योंकि इसके बल विपरीत हैं। 180 डिग्री है तो इसके बल क्या है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अगर ये सीधा सीधा रखा हुआ है, सीधा सीधा रखा हुआ है तो इनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जरा सा भी टिल्ट हुआ तो ये पूरा राउंड लगा देगा। कुछ इस प्रकार से, कैसे देखो समझते हैं। ये जो जीरो वाला है, 0 डिग्री वाला, इसको अगर हम, इसके बल की दिशा एक ये है एक ये है, इसको हम ऐसे अगर घुमा दें तो ये क्या करेगा, इसको जाके फिर से, क्योंकि इसका तो बल ऐसे ही लग रहा है, फिर से जाके इसको सीधा कर देगा, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन इसमें विपरीत दिशा में लग रहा है, ये पूरा घुमा देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ये यहाँ पर कोई बॉल है और इस बॉल को यहाँ पर ले जाओ तो ये वापस आके क्या करो, वापस यहीं पे आ जाएगी। लेकिन ऐसे में कोई बॉल रखी है तो जब तक ये रखी है तब तक रखी है, लेकिन इसमें अगर हम धक्का दे देंगे तो ये सीधा नीचे आएगी। तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं स्थाई साम्य, और इस वाली कंडीशन को बोलते हैं अस्थाई साम्य। यानी कि जो 180 डिग्री थीटा की वैल्यू जब 180 हो गई, यानी थीटा बराबर 180 पर, थीटा बराबर 180 पर टाउ क्या होगा, 0 होगा। टाउ 0 होगा, एफ नेट भी 0 होगा, लेकिन ये क्या होगा, अस्थाई साम्य, अस्थाई साम्य। और ये 0 डिग्री की क्या होगी, स्थाई साम्य। 0 डिग्री क्या होगा, स्थाई साम्य, और 180 डिग्री अस्थाई साम्य। यही चीज आपको समझना था। अगर 90 डिग्री की बात करें तो ये देखो, 90 डिग्री पर माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये 90 डिग्री पर है, साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ बराबर पीई साइन 90, तो पीई 90 की वैल्यू 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, 90 डिग्री पर। मैक्सिमम वैल्यू टाउ की क्या होगी, पीई। तो थीटा बराबर 90 पर वैल्यू कितनी होगी, पीई, यानी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होगी। बस ये 3 केसेस थे और इन्हीं को हमें देखना था। यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी थीटा बराबर 90 पर, और मिनिमम वैल्यू होगी 0 पर, 0 और 180 पर। तो 0 क्या है, स्थाई सम, 180 होगा अस्थाई सम। बताइए क्लियर हुआ क्या, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक का रहता है। कल हम डिस्कस करेंगे आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु के कारण बल। उसमें क्या होगा कि जैसे अभी हम लोग क्या सोच रहे थे कि एक बिंदु पर आवेश है Q, और उसके कारण हम देख रहे थे कि इसके कारण बल क्या होगा। लेकिन अब क्या होगा
कि एक अनंत लंबाई की या कुछ लंबाई की छड़ होगी और उस पर आवेश दिया गया और उस छड़ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बल कितना होगा, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। बहुत विस्तार से 3 चीजें हैं, तो उन 3 चीजों को समझते हुए चलते हैं। ये चीजें अक्सर नहीं बताई जाती हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता पड़ेगी आगे। तो इन चीजों का डिस्कशन हम कल के लिए रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके यूजफुल हो, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।